आज का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स, सेकेंड वैक्यूल्स एंड द थर्ड वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। जैसे हमने कल देखा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने कौन कौन से पार्ट देखे थे। तो वी वर डिस्कस ऑलरेडी Golgi body and the endoplasmic reticulum. Now today we will discuss the lysosome. So actually first time who observed the lysosome? So Novikov observed the lysosome first time. He only observed the lysosome. Then after, in 1955, the Christian D. Duve discovered the lysosome and named as a lysosome. So Christian D. Duve discovered and named as a lysosome. Okay, so first thing beta, who observed the lysosome? Novikov observed the lysosomes, and then after Christian D. Duve first discover the lysosomes. Okay, now the next point is the lysosome. Actually in plant lysosome is absent. Lysosome is found in the animal cell, but in plant vacuoles act as a lysosome. So in plant cell vacuoles act as a lysosome. Means in plant cell में क्या होगा, जो vacuoles होगा it is act as a lysosome. And in fungi, the fungi possess higher number of lysosomes. fungi में lysosomes क्या होंगे, ज्यादा होंगे, higher number of lysosome. So what about in bacteria? So in bacteria में लाइसोसोम नहीं होता बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन बाउंड. और बैक्टीरिया कैसे है, प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में कभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता. तो बैक्टीरिया में अ स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, जो मैं आपको यहां दिखाता हूं. जिन लोगों ने मेरा ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है बैक्टीरिया वाला, दो मेम्ब्रेन होते हैं. दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ये दो है, दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है बेटा आपको. दैट स्पेस इज नोन एज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस. द स्पेस इज नोन एज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड दिस पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एक्ट एज अ lysosome. So in bacteria the पेरिप्लाज्मिक स्पेस, अब ये स्पेस कहां हो गई, so it is between the cell wall and cell membrane, act as a lysosome. Clear? So in bacteria this periplasmic space is act as a lysosome beta. Clear? Now the next, lysosome present in all cells of our body but except RBC do not possess the lysosome. So only human RBC has lack of lysosome. RBC में लाइसोसोम नहीं होता, RBC में कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता. RBC हैज ओनली हीमोग्लोबिन. RBC में सिर्फ क्या होगा बेटा, हीमोग्लोबिन ही होगा और कुछ होगा नहीं. सो RBC हैज लैक ऑफ लाइसोसोम
Okay, and the normal size of lysosome is normal size of lysosome is 0.2 to 0.8 picometer, but in phagocytic cell like macrophage has 0.8 to 2 picometer एन साइज। मीन्स ज्यादातर अगर आप नॉर्मल सेल में देखो तो लाइसोसोम का साइज क्या होगा, दैट इज द 0.2 टू 0.8 पिकोमीटर इन डायमीटर। बट फैगोसाइटिक सेल मीन्स जो सेल एंगल्फ करते हैं, जो सेल एज अ डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं, दैट इज मैक्रोफेज। सो मैक्रोफेज में क्या होगा, उसका साइज 0.2 to 2 picometer. It is somewhat larger in cell, and always lysosome is the unit membrane, means it's a single layer wall. So lysosome is covered by a single layer. And one more thing, the lysosome possesses the acid hydrolase enzyme. It possesses the acid hydrolase एंजाइम। अब ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। एक्चुअली मैं आपको हाइड्रोलेज एंजाइम का मीनिंग बताता हूं। हाइड्रोलेज का मतलब क्या है बेटा, कि एडिशन ऑफ वाटर के, वाटर एडिशन करके, वाटर ऐड करके अगर लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करें और स्मॉलर में कन्वर्ट करें, दैट इज नोन एज द हाइड्रोलेज। मींस हाइड्रोलेज एंजाइम इज ब्रेक डाउन दी larger molecules to smaller one by addition of the water. Or acid hydrolase means they are present in acidic environment. Now how the acidic environment create inside the lysosome? तो बेटा देखो, अगर ये सेल है और सेल में ये है लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है, क्लियर, दिस इज द लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम मेम्ब्रेन पे H प्लस कैरियर होंगे, क्या होंगे, H प्लस आयन कैरियर। इसका काम क्या है कि ये साइटोप्लाज्मा में से H प्लस को अंदर डालेगा। साइटोप्लाज्मा में से H प्लस कहां जाएंगे, लाइसोसोम के अंदर। अब हम सबको पता है कि अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच क्या होता है, कम होता है, एसिडिक साइड जाता है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच कम होता है, तो इसका पीएच हो जाएगा 4, मीन्स अराउंड एसिडिक पीएच हो जाएगा। और साइटोप्लाज्मा का पीएच क्या होगा, अराउंड 7। ओके, दैट्स व्हाई इसके अंदर जो भी एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर जो भी एंजाइम होते हैं, वो सब एंजाइम को क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। यहां मैं एंजाइम के आपको एग्जांपल भी देता हूं कि इट पॉजेस द लाइपेज एंजाइम, इट पॉजेस द प्रोटीएज एंजाइम, इट पॉजेस द carbohydrase enzyme, means they are break down the larger molecules into smaller one. अगर लाइपेज है तो वो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, अगर प्रोटीएज है तो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। क्लियर, यहां तक पता चल गया। अब टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, ये मैं बेटा आपको एक फिगर के साथ में समझाता रहूंगा। अब यहां देखो कि वो फिगर मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये पार्ट में। ओके, सो नाउ यहां पर क्लियरली आप देखो कि सिंपल, सपोज दिस इज दी सेल, ये एक सेल है, उसके अंदर ये लाइसोसोम है। ओके, एंड इट स्टोर द एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। सो दिस लाइसोसोम इज नोन एज द प्राइमरी लाइसोसोम। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। मीन्स फर्स्ट वन इज द प्राइमरी लाइसोसोम, और उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज वेसिकल। क्या बोलते हैं, स्टोरेज वेसिकल। मीन्स इन दिस काइंड ऑफ द लाइसोसोम द एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम इज प्रेजेंट बट इट इज इनएक्टिव फॉर्म, सो इट स्टोर
the inactive acid hydrolase enzyme. It stores the inactive acid hydrolase enzyme and it is newly formed lysosome. It is a newly formed lysosome. अब सेकंड की बात करते हैं. So that is heterophagosome. Heterophagosomes or it is known as secondary lysosome. तो बेटा यहां क्या होगा अभी कि now this is, suppose this is the macrophage. This is the macrophage. ये कोई फैगोसाइटिक सेल है. अब उसके ऊपर यहां आके बैक्टीरिया बैठ गए. अब ये सेल क्या करेगा? सो नाउ दिस सेल, ये सेल क्या करेगा? एंगल्फ दिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को एंगल्फ करेगा. सो लाइक दिस. और ये हो गया हमारा यहां पर प्राइमरी लाइसोसोम्स तो है ही, और यहां इसने एंगल्फ कर लिया. सोचो कि इसने एंगल्फ कर लिया तो ये दोनों का नाम क्या होगा? दिस इज द लाइसोसोम, दिस इज द फैगोसोम. इसको क्या बोलते हैं? फैगोसोम्स. इट इज नोन एज फैगोसोम्स और इट इज नोन एज लाइसोसोम्स. अब क्या होगा बेटा? तो अब होगा कि ये जो फैगोसोम्स हैं वो और लाइसोसोम्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे. यहां पर बैक्टीरिया भी है और यहां पर हमारे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम भी है. तो ये दोनों मिलके जो बनाएंगे उसको बोलते हैं फैगो लाइसोसोम और इट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम और इट इज नोन एज हेट्रोफैगोसोम्स. मतलब ये क्या हुआ? सो इट इज द लाइसोसोम प्लस फैगोसोम. पता चला? ये जो फैगोसोम्स था, फैगोसोम्स का मतलब क्या है बेटा? जो भी चीज आप एंगल्फ करके अंदर ले लेते हो उसको बोलते हैं फैगोसोम्स. और उसके साथ जब लाइसोसोम्स अटैच हो जाता है दैट इज नोन एज द फैगोलाइसोसोम और इट इज नोन एज द सेकेंडरी लाइसोसोम्स. क्लियर बेटा? अब थर्ड और टीलोलाइसोसोम्स और इट इज कॉल्ड द टर्सरी लाइसोसोम. टर्सरी लाइसोसोम और इट इज नोन एज द रेसिड्यूअल बॉडी. उसको और क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल बॉडी. अब क्या होगा कि इट इज अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये स्टोर करके रखेगा. मीन्स अब आगे चलेंगे तो आगे चल के क्या फॉर्म होगा कि ये जो सेल है, ये सेल में पूरा अभी लाइसोसोम ही हो जाएगा और लाइसोसोम में जो बैक्टीरिया था वो लाइसोसोम के अंदर आ गया और एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम उसके आसपास. ये अभी किल कर देंगे इसको, पर अभी किल नहीं किया है, अनडाइजेस्टेड ही है वो. उसको बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम. दिस इज नोन एज टर्सरी लाइसोसोम. सो द स्टोरेज ऑफ undigested material known as टीलोलाइसोसोम. उसको टीलोलाइसोसोम भी बेटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टीलोलाइसोसोम्स भी बोलते हैं और इट इज नोन एज टर्सरी लाइसोसोम. क्लियर बेटा? यहां तक पता चल गया. अब जो फोर्थ टाइप है दैट इज ऑटोफैगोलाइसोसोम. ऑटोफैगोलाइसोसोम्स का मतलब क्या है कि सपोज सोचो कि ये लाइसोसोम है, अरे सॉरी सेल है, इसके अंदर ये लाइसोसोम है और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है. तो ये लाइसोसोम्स खुद क्या करेंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर लेंगे और मार देंगे. माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ करके मार देंगे. मीन्स खुद के ही ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे. दैट इज कॉल्ड ऑटो. फैगो मतलब खा जाना. ऑटोफैगोलाइसोसोम मीन्स खुद के ही ऑर्गेनल्स को खा जाना. ओके, सो इट इज
digest or phagocytes, they own organelles. क्लियर बेटा, पता चल गया. प्राइमरी लाइसोसोम मीन्स इट इज ओनली अ स्टोरेज वेसिकल्स. सेकेंडरी मतलब फैगोसोम और लाइसोसोम दोनों कंबाइन हो, दैट इज सेकेंडरी. टर्सरी मतलब ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर करता है. और ऑटोफैगोसोम मतलब ये खुद की ऑर्गेनल्स को मार देगा, दैट इज नोन एज ऑटोफैगोसोम्स. अब फंक्शंस देखे लाइसोसोम्स के. सो लाइसोसोम्स के फंक्शन में फर्स्ट है दैट इज द हेटेरोफेजी. हेटेरोफेजी का मतलब क्या है कि फैगोसाइट्स दी फॉरेन मटेरियल, बाहर से अगर कोई आता है उसको फैगोसाइट्स करना है. फिर दूसरा है ऑटोफेजी. ऑटोफेजी का मतलब क्या है, फैगोसाइट्स दी ओन ऑर्गेनल्स, सेल के खुद के ऑर्गेनल्स को खा जाना. और लास्ट है दैट इज ऑटोलाइसिस. ऑटोलाइसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग. यहां क्या होगा कि अगर कोई सेल है जो काम नहीं कर रहा है या फिर वो कैंसरियस है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, सपोज सोचो कि ये सेल है और ये हो गया है कैंसर, ये सेल को कैंसर जनरेट हो गया है. तो अभी ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, उसके आसपास जो मेम्ब्रेन होगा वो रप्चर कर देंगे और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे वो पूरे सेल में फैल जाएंगे. और क्या होगा, सेल गेट लाइसिस, सेल खुद लाइसिस हो जाएगा, खुद डेथ हो जाएगा. इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी. सो यहां पर क्या होगा कि लाइसोसोम ruptured their membrane and release all enzyme and cell get lysis. सेल लाइसिस हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा. क्लियर. सो हेटेरोफेजी मीन्स बाहर से कोई चीज आ रही है उसको खा जाता है. ऑटोफेजी मीन्स सेल खुद अपने ऑर्गेनल्स को खा जाता है. और थर्ड, सेल में जो लाइसोसोम होगा वो मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाएगा और जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर्ड होगा पूरा सेल क्या हो जाएगा, डेथ और द लाइसिस हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द ऑटोफैगोलाइसिस. क्लियर बेटा. सो अगर यहां कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ या फिर मैं फोटो लेके आपको भेज देता हूं. वैक्यूल्स. अब क्या है, वैक्यूल्स. सो वैक्यूल्स क्या है बेटा, वैक्यूल्स एक्चुअली इट इज फाउंड इन plants. In animal it is known as vesicles. In animal it is known as vesicle. Now actually vacuoles, it is the membrane bound space present in the cytoplasm. It is called, ध्यान से सुनना, membrane bound space present in cytoplasma. मीन्स यहां पर मैं एक सेल का डायग्राम भी बेटा ड्रॉ कर रहा हूं और उसमें मैं वैक्यूल्स भी दिखा रहा हूं कि ये है आपका वैक्यूल्स. पता चला. मीन्स पूरे साइटोप्लाज्मा में देखो एक ऑर्गेनल्स है जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स. है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, ऐसा स्पेस जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है इन साइटोप्लाज्मा. इट इज नोन एज द वैक्यूल्स. ये सेंटेंस पता चला. अब वैक्यूल्स एक्चुअली इट इज कवर्ड बाय सिंगल
layer, membrane known as tonoplast. known as tonoplast means ये जो वैक्यूल्स है उसका जो कवरिंग है, द कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज द टोनोप्लास्ट. उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. एंड द vacuoles is possess the water shape sap मतलब minerals plus water. So it possesses water, sap, excretory waste inside the vacuoles, and it has no any function. उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ उसको स्टोर करके रखता है. एंड वन मोर थिंग, इन वैक्यूल्स the substance enter against the concentration gradient, against the concentration gradient. बेटा ये आपको शायद ये पता नहीं चला होगा. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? लोअर टू हायर. जो ये हम एक्टिव और पैसिव बोलते हैं ना, हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट हो तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ हो रहा है. पर लोअर टू हायर हो तो उसको बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मीन्स ऑलवेज द इनसाइड द वैक्यूल्स, ये क्या है? वैक्यूल्स. इनसाइड द वैक्यूल्स ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? हाई. एंड जो साइटोप्लाज्मा होगा, साइटोप्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? लो. सो ऑलवेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ vacuoles is higher than साइटोप्लाज्मा. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी है जैसे अमीबा. अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है. क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. और वो किस में हेल्प करता है? इट हेल्प इन एक्सक्रीशन. वो किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. ओके. और वन मोर कि हम बात करें कि पैरामीशियम. सो इन पैरामीशियम हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, help in excretion, as well as in paramecium has food vacuoles. फूड वैक्यूल्स क्या करता है? स्टोर दी फूड. यहां मैं दिखाता हूं कि पैरामीशियम का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है. इट इज लाइक अ शू शेप. ओके. और पैरामीशियम में यहां माउथ होता है, इसको बोलते हैं. और आसपास क्या होता है? सीलिया होगा पैरामीशियम में फॉर द लोकोमोशन एंड द मूवमेंट. as well as this cilia is responsible for capturing the food also. okay, तो पैरामीशियम में यहां से फूड कैप्चर होता है. जैसे ही फूड कैप्चर होगा तो यहां एक वेसिकल्स बनेगा और इट इज नोन एज फूड वैक्यूल्स, जिसमें जो फूड कैप्चर होता है वो प्रेजेंट होता है. क्लियर बेटा? तो ये हो गया वैक्यूल्स. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो. यहां पर एक डाउट है, व्हाट डज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हियर? सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मींस दोनों. बेटा मैं करवा देता हूं, एक फोटो पहले ले लू. ओके. सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स
एक्चुअली इट्स अ वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आपको पता चल गया बेटा. वैक्यूल्स क्या है वो पता चला. वैक्यूल्स मीन्स अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस. तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मीन्स इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस बट इट इज हेल्प इन एक्सक्रीशन. मीन्स वो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है, इसलिए उसको कॉन्ट्रेक्टाइल बोलते हैं. क्योंकि अमीबा में क्या होगा, अमीबा और पैरामीशियम सब में ये वैक्यूल्स होगा, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये वैक्यूल्स बाहर निकल जाएगा. ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैक्यूल्स बाहर निकल जाएगा. मीन्स वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, इसलिए उसको एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स. क्लियर बेटा? देव, फिर ये व्हाट डज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, सो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? हम अगर हायर टू लोअर जाते हैं ना तो उसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं और उसको थ्रू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं. और अगेंस्ट का मतलब क्या है? लोअर टू हायर जाना. ओके, क्लियर बेटा? इज देयर एनी डाउट? अब किसी को कोई डाउट है? ओके ओके sir, are contractile vacuoles found in both multicellular like human? No beta, because we have a excretory organ like kidney, so we have no contractile vacuoles. Contractile vacuoles is found in the amoeba. See, unicellular organism. Okay, amoeba, paramecium, euglena, वो सब में होगा. Clear बेटा? Kashif, let us start with the next our topic, that is mitochondria. So in mitochondria, the first time mitochondria was observed by Kolliker. So first Kolliker observed as a cytoplasmic granules and skeletal muscle of insect. मीन्स फर्स्ट टाइम बेटा कॉलिकर ने साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे ऐसा बोला उसने. ओके, बट देन आफ्टर Altman called as it is an cytoplasmic organelles. Altman stated that it is a cytoplasmic organelles है, वो ग्रेन्यूल्स नहीं है, ऑर्गेनल्स है. उसको क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट बोला. क्या बोला? बायोब्लास्ट. मीन्स ऑल्टमैन ने फिर उसको साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स बोला और उसको नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट. फिर ऑल्टमैन एंड फ्लेमिंग discovered the माइटोकॉन्ड्रिया. मीन्स ये दोनों ने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड किया और फिर लास्ट में सी पेंडा गेव द नेम एज अ माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर बेटा? सो यहां मैंने क्या लिखा है? सिर्फ उसका हिस्ट्री लिखा है कि कॉलिकर ने फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व किया इन स्केलेटल मसल ऑफ इंसेक्ट और उसने क्या बोला? इट इज अ ग्रेन्यूल्स. वो छोटे छोटे डॉट डॉट होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे. बट ऑल्टमैन ने बोला नहीं, वो ग्रेन्यूल्स नहीं है, वो क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है और उसको नाम दिया बायोब्लास्ट. फिर अल्टमैन और फ्लेमिंग दोनों ने मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया पर उन्होंने नाम नहीं दिया था. नाम किसने दिया? सी बेंडा ने. फिर इंपॉर्टेंट जो फीचर्स की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इंपॉर्टेंट जो फीचर की बात करते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल. इट इज एन पावर हाउस ऑफ सेल
ओके एंड फिर नेक्स्ट इट इज मीन्स इसको एटीपी मील भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटीपी मील। फिर इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। पहला लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। ओके फिर एक पॉइंट है, इट इज द मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन पूरे दिन चलता है, पूरी लाइफ चलता है, इसलिए वो इज अ मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गेनल्स। देन इट इज सेल ऑफ सेल, ऑल्सो इट इज नोन एज बैटरी ऑफ सेल, इसको सेल का बैटरी भी बोलते हैं। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर बेटा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑलवेज माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल लेयर वॉल स्ट्रक्चर। उससे पहले भी बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया साइज एंड नंबर इज डिपेंडिंग ऑन द सेल। अगर जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उसमें ज्यादा नंबर होते हैं, जिसमें कम एनर्जी की जरूरत है उसमें कम नंबर होते हैं। सो ऑलवेज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is depends on the energy demand of सेल। सेल का जितना एनर्जी डिमांड ज्यादा उतने माइटोकॉन्ड्रियल नंबर ज्यादा। ओके देन मेनली द माइटोकॉन्ड्रिया, the shape and the size of mitochondria, most of the cases the shape is like a cylindrical or the sausage shape, and the size of mitochondria actually it is 0.2 to 1 micrometer in diameter and 1 to 4.1 micrometer in लेंथ। क्लियर बेटा, यहां तक पता चल गया। अब आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज अ डबल लेयर वॉल। अगर मैं यहां माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज एन डबल लेयर वॉल। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। देन उसके अंदर हम इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज एन इनर मेम्ब्रेन। ओके तो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस टू मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मींस ये जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस नोन एज पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते बेटा इसको। अब सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज अ डबल लेयर वॉल, हैज अ डबल लेयर wall. Outer layer is continuous and inner layer has several fold. Outer membrane is continuous. दिख रहा है बेटा आपको,
आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस है, एंड द इनर मेम्ब्रेन हैज अ फोल्ड known as क्रिस्टी। तो जो ये इनर मेम्ब्रेन है उसमें आपको फोल्ड दिख रहा है और उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्लियर? अब जो ये आउटर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? मीटोप्लास्ट। इफ आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ये ध्यान रखना हो साइन, known as मीटोप्लास्ट। इट इज known as मीटोप्लास्ट बेटा, ये पता चल गया। अब वन मोर थिंग, जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसका काम क्या है? तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज हेल्प फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड लिपिड। अब यहां आपको थोड़ी दिक्कत आएगी पर मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड एंड पायरुविक एसिड। याद रखना बेटा, लिपिड एंड द पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन कहां होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब देखो कि सपोज एग्जांपल ये आपका सेल है, क्लियर? यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसका आउटर लेयर है, ये उसका इनर लेयर है। सिंपली मैंने ज्यादा बड़ा करके दिखा दिया है ये दोनों लाइन। क्लियर बेटा? यहां तक पता चला। अब हम सबको पता है कि सेल में रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, और ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? तो साइटोप्लाज्मा में होता है। आसपास साइटोप्लाज्मा है तो साइटोप्लाज्मा में होगा। ये मैं पूरा अगर बना दूं तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है पूरा, राइट? ये पूरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे ही। तो साइटोप्लाज्मा में ग्लाइकोलिसिस होगा तो उसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज जो होगा वो होगा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शायद आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा। अगर आपके 10th के टीचर ने थोड़ा डिटेल में अगर बताया होगा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल तो आपको ये वर्ड पता चलेगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो टेंशन मत लो, के सिर्फ अभी सुनो, आपको पता चल जाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड फॉर्म्ड होता है। अब ये ग्लूकोज में से जो पायरुविक एसिड फॉर्म होता है वो जाता है क्रेब्स साइकिल में। पर क्रेब्स साइकिल कहां होता है? इनसाइड द मैट्रिक्स, यहां होता है। ये है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स, जिसमें होता है क्रेब्स साइकिल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में से ये पायरुविक एसिड अंदर कैसे जाएंगे? तो ये पायरुविक एसिड पहले कहां जाएंगे? स्पेस में। वहां उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम और फिर वो अंदर जाएगा। अगर लिपिड होगा तो भी वो पहले एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा फिर अंदर जाएगा। मींस ऑलवेज क्रेब्स साइकिल में कौन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए ही जाता है। कौन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। बेटा ये डिटेल अभी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। मैं जो बता रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड एंड पायरुविक एसिड वो कहां हो रहा है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, बस उतना याद रखो। पर क्यों हो रहा है? तो ये हमारा रेस्पिरेशन पाथवे है, इसीलिए। क्लियर बेटा? अगर नहीं पता चला तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो क्रिस्टी होगा, इनर मेम्ब्रेन। द क्रिस्टी हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी प्रोडक्शन, और वो कैसे करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से करता है। कैसे करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होता है? तो वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेस में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड एंड पायरुविक एसिड,
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो फॉर दैट द इनर मेम्ब्रेन possess electron carrier known as cytochrome for oxidative phosphorylation. ओके, सो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, और इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से, साइटोक्रोम. अभी ये भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है. इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन. ओके, वो कहां होंगे, यहां पर, जो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, यहां पर होंगे बेटा. ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर यहां अरेंज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होंगे. ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं. वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं और एटीपी जनरेट करते हैं. अभी इतना याद रखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन पास करते हैं और एटीपी जनरेट करते हैं. बट इट ऑल्सो पॉजेस द ऑक्सीजोम. क्या होता है बेटा, ऑक्सीजोम मीन्स F0 and F1 particle which possess ATP synthetase enzyme and help in ATP production. ये चीज क्या है बेटा, सो यहां आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीजोम याद रखना है, F0 F1 पार्टिकल याद रखना है, और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम याद रखना है. तीन चीजें. मींस ये इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, पर अब देखो मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं, ग्रीन पेन से, और ये ब्लू को मैं बड़ा कर रहा हूं. देखना, इसको मैंने ऐसे बना दिया कि ऐसे थिकनेस होगा इसका, और ये ग्रीन पेन से मैं बना रहा हूं F0 एंड F1 पार्टिकल. ये है F0 और ये है F1. मीन्स इन डिटेल अगर हम देखें बेटा तो ऐसे होगा. ये इनर मेम्ब्रेन है आपका, तो इनर मेम्ब्रेन में यहां पर F0 होंगे और यहां पर F1 होंगे. F0 और F1 ये सारे मेम्ब्रेन पे होंगे. और वो क्या करते हैं, उसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, और वो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. मीन्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. पर वो किसकी वजह से, दो लोगों की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर और दूसरा ऑक्सीजोम, दैट इज F0 एंड F1. क्लियर बेटा, पता चल गया. अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में क्या होगा, सो मैट्रिक्स पॉजेस ऑल एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का बोलते हैं उसको हम, यहां मैं लिख भी देता हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन. एक्सेप्ट सक्सिनाइल डिहाइड्रोजीनेज. अब ये चीज क्या आ गई वापस आपको, ये वापस कंफ्यूजन कि सारे एंजाइम, एरोबिक रेस्पिरेशन मींस क्रेब्स साइकिल में जितने भी एंजाइम चाहिए वो सारे के सारे कहां होंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. एक ही नहीं होगा, कौन सा, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज. अभी ये आपको याद रखना है, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज क्या है, जब वो हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब आएगा. अभी उसको आप सोचो मत, सिर्फ इतना ही सोचो कि क्रेब्स साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए वो सब कहां है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. बट एक ही नहीं है, कौन सा, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज. और वन मोर थिंग, द मैट्रिक्स पॉजेस 70S राइबोसोम. कौन सा होता है उसमें, 70S राइबोसोम होता है. तो यहां हम ड्रॉ कर लें, दिस इज नोन एज 70S राइबोसोम. फिर और उसमें क्या होता है, इट पॉजेस द फ्यू RNA एंड GC DNA.
और एक चीज होगी उसमें, और उसको क्या बोलते हैं, जीसी डीएनए। अब वापस ये अगेन क्वेश्चन हो गया आपके दिमाग में, सर ये क्या लिख रहे हैं जीसी डीएनए, डीएनए सुना था, जीसी क्या, मत सोचो अभी। एक्चुअली डीएनए में 4 चीजें होती है। क्या होता है, एडेनाइन होता है, थायामिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानाइन होता है। 4 चीजें होती है। उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, सी और जी, ग्वानाइन और साइटोसिन। पर अभी मत सोचो, जब भी हम उसको इसके बाद का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये चीज पूरा डिटेल में पता चल जाएगी, और उस टाइम पे मैं आपको रिकॉल करने के लिए ये सारी चीज याद भी करवाऊंगा। क्लियर बेटा, डन, ये पता चल गया। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, बहुत सारे डाउट आ गए हैं। सर इन विच सेल वाज माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड? सो फर्स्ट टाइम बेटा माइटोकॉन्ड्रिया वाज ऑब्जर्व्ड इन स्केलेटल मसल ऑफ इंसेक्ट, मेन स्केलेटल मसल में। सर व्हाट डज इट मीन सेल ऑफ सेल? मीन्स जैसे हमारी बॉडी में सब काम कौन करता है, सेल करता है, वैसे ही सेल में कौन सब करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए उसको सेल ऑफ सेल बोलते हैं। फिर है सर कैन यू एक्सप्लेन द मीटोप्लास्ट अगेन? ओके, मीटोप्लास्ट मतलब बेटा अगर मैं ये बाहर का लेयर निकाल दूं तो सिर्फ क्या बचा, अंदर का लेयर बचा। तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, मीटोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर। फिर बेटा सर बैटरी ऑफ सेल मींस, बिकॉज एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी जो जनरेट करेगा उसको बैटरी बोलते हैं, इसलिए सेल का बैटरी भी है। फिर एक डाउट है सर कैन यू एक्सप्लेन द मीटोप्लास्ट अगेन? वो मैंने बोल दिया बेटा। सर इन विच इंसेक्ट सेल वाज माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड? बेटा ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ओके, इन विच इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी दे आर द क्लास। ओके, कैन यू एक्सप्लेन द मीटोप्लास्ट अगेन? बोल दिया। सर प्लीज एक्सप्लेन दी ऑक्सीजोम अगेन। ओके बेटा, ऑक्सीजोम्स क्या है, तो वो F0 और F1 पार्टिकल है जो आपके इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। आपके कहां पर, इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। ऐसे F0 यहां होता है और F1 अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, उसको ऑक्सीजोम बोलते हैं। और उसका काम क्या है, उसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होते हैं जो एटीपी को सिंथेसिस करते हैं। क्लियर बेटा? ओके सर कैन यू एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ओके बेटा, वो भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखो मुझे पता था ये सारे वर्ड आपको फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो बेटा, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत आएगा। बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, वो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेट होता है, तो इट्स अ नेम ऑफ प्रोसेस जो एटीपी जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी बनना। अब वो किसकी हेल्प से बनता है, तो 2 लोगों की हेल्प से। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, मींस जो इलेक्ट्रॉन पास करे, कैरियर मतलब लेके दूसरे को दे देना, कैरियर मतलब लेके दूसरों को दे देना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे इनर मेम्ब्रेन पे, वो यहां से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इससे इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या है, F0 F1, और वो क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर? ओके। और एक डाउट था, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड एंड पायरुविक एसिड। बेटा हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कहां होता है, साइटोप्लाज्मा में, मीन सेल के साइटोप्लाज्मा में होता है। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, सेल के साइटोप्लाज्मा में होता है। तो पायरुविक एसिड कहां बनता है, साइटोप्लाज्मा में बनता है। पर उसको अभी आगे क्रेब्स साइकिल में जाना है। ओके, तो वो क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए उसका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, और वो ऑक्सीडेशन कहां होगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ओके कशिश, आप वापस पूछ रहे हो, तो देखो 2 चीज मैं आपको डिटेल में वापस एक बार और समझा देता हूं बेटा, आप ऑनलाइन रहिए। क्या मैं इसका फोटो ले लेता हूं, फिर इसको मैं रफ करके 2 चीजों में मुझे शायद आप लग रहा है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो 2 चीज मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। सुनो, देखो यहां देखो, याद मत रखना अभी, सिर्फ समझना। ओके, सिर्फ समझना बेटा। रेस्पिरेशन हम सबको पता है, और रेस्पिरेशन में कितने टाइप के होते हैं, 2। एक होता है एनारोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। बेटा अभी इसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं। एरोबिक में क्या होता है, तो एरोबिक में एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है
क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके बेटा, अब ये पता चला। अब ये तीनों कहां होते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्मा में होगा। कहां होगा? सेल के साइटोप्लाज्मा में होगा। फिर दूसरा क्रेब्स साइकिल कहां होगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है उसमें। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी चीजें बेटा पता चली यहां तक। अब देखो आगे, अब क्या होता है कि फर्स्ट थिंग, ध्यान से सुनना अभी। अब मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये सोच लो कि ये पूरा आपका सेल है। ध्यान से सुनना। अब सेल में ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और ये है आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पता चला। अब सेल में पहले क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्मा में। मैंने बनाया साइटोप्लाज्मा में। और क्या बनता है? पायरुविक एसिड। और सेल में लिपिड भी होते हैं। अब ये दोनों को अगर यहां जाना है क्रेब्स साइकिल में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता। तो ये दोनों यहां पर इनर मेम्ब्रेन में थोड़ा छोटा बनाता हूं, यहां पर पायरुविक एसिड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और वो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम। लिपिड का भी ऑक्सीडेशन यही होगा और ये क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम में, और वो अंदर चले जाएंगे। कहां पर? क्रेब्स साइकिल के लिए मैट्रिक्स में, और यहां क्रेब्स साइकिल होगा। क्लियर? अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होता है? तो ये मेम्ब्रेन पे। तो ये मेम्ब्रेन पे यहां होंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर बहुत सारे पूरे मेम्ब्रेन में, और उसमें F0 और F1 पार्टिकल भी होंगे ऐसे। तो यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहां आता है? यहां आएगा। तो यहां से आपको मिलेगा एटीपी। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, वो एटीपी जनरेशन के लिए है, और ये दोनों चीजों को अंदर ले जाने के लिए ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। वो कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।